तो बच्चों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्यतः आधुनिक भारत का इतिहास है। और इसका हमने 12वां पाठ पिछली कक्षा में शुरू किया था। औपनिवेशिक शहरों के बारे में हम समझ रहे थे। आज हम 3 औपनिवेशिक शहर जिनकी हमने पिछली कक्षा में कुछ चर्चा की थी, जिन कौन कौन से थे, मद्रास, कलकत्ता और बंबई, उनके बारे में थोड़ा विस्तार से समझेंगे। और इस भाग में हम साथ ही ये भी समझेंगे पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण, कि उन नगरों में पृथक्करण का मतलब है यहाँ पर कि उन नगरों में बस्तियां अलग अलग होती थी, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन, तो वो किस तरह होता था, साथ ही नगर नियोजन कैसा होता था और भवन उन नगरों में कैसे बनते थे, कौन सी शैली में बनते थे, कौन सी वास्तु शैली होती थी, ये हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मद्रास में बसावट और पृथक्करण, तो एक एक शहर पढ़ेंगे हम। मद्रास, कलकत्ता और बंबई, ये 3 मुख्य औपनिवेशिक शहर थे। तो मद्रास से शुरू करते हैं। मद्रास मतलब तमिलनाडु, आजकल इसको चेन्नई कहते हैं, पहले इस शहर का नाम मद्रास था, तमिलनाडु राज्य की राजधानी है ये। तो मद्रास पुराना नाम था। अंग्रेज सबसे पहले जब भारत में आए थे तो उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी भारत में सूरत में स्थापित की थी, जो गुजरात में स्थित है। और सूरत में उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी 1609 ईस्वी में। तो कंपनी ने सर्वप्रथम व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र कहां बनाया, सूरत में 1609 ईस्वी में। उसके बाद ये तमिलनाडु की तरफ गए, दक्षिण की तरफ, और फिर तमिलनाडु मतलब मद्रास, वहां पर एक नगर था। 1639 में मद्रासपट्टनम या मछलीपट्टनम, ये नाम है इसके, मछलीपट्टनम भी मिलता है और मद्रासपट्टनम भी उस समय नाम मिलता है, में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की। सूरत के बाद अंग्रेजों ने अपनी कोठी कहां स्थापित की, मद्रासपट्टनम या मछलीपट्टनम में, कहां, 1639 में। फिर ये बंगाल की तरफ भी गए और बंगाल में भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो बंगाल बाद में पहुंचेंगे, पहले मद्रास को ही समझते हैं। फ्रेंच व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा 1746 से 1763 के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध लड़े गए थे, इसलिए कि भारत को कौन औपनिवेशिक शासन कौन भारत में स्थापित करे। फ्रांस वाले भी चाहते थे भारत पे अपना शासन स्थापित करना, अंग्रेज भी चाहते थे। तो दोनों यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ाई हुई और इसमें अंतिम विजय किसकी हुई, अंग्रेजों की। तो देखिए, फ्रेंच व्यापारियों के साथ प्रतिद्वंदिता के कारण अंग्रेजों ने मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी, मद्रास की किलेबंदी की। मद्रास में जो अंग्रेजी फैक्ट्री थी या कोठी थी जहां पर सामान रखा जाता था अंग्रेजों को, उसके चारों तरफ दीवार खींच दी, किलेबंदी कर दी। किनके डर से, फ्रांसीसियों के डर से। ये जो फ्रेंच व्यापारी थे इनके साथ लड़ाई झगड़े चलते रहते थे इसलिए। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि मद्रास में जो किला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से एक किला बनाया था, किलेबंदी बस्ती बनाई थी। देखिए आगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से तमिलनाडु में उन्होंने मद्रास में एक किला बनाया था अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों की शत्रुता से निपटने के लिए। ठीक है, आगे देखिए, ब्लैक टाउन किले से दूर विकसित हुआ। इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दुभाषियों को रखा जाता था। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ये बन गया एक किला मद्रास में, और मद्रास में जो किला बनाया कौन सा था, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से किला बनाया था। इस किले में यूरोपीय लोग रहते थे, मतलब ये व्हाइट टाउन हो गया। भारतीय लोग इससे थोड़ी दूरी पर रहते थे। शुरू में भारतीय पास पास बस गए थे, लेकिन बताया था पिछली कक्षा में कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि किले के आसपास खाली जमीन होनी चाहिए, ताकि कोई दुश्मन आक्रमण करता है किले पे तो उस खाली जमीन में निशाना लगाने में सुविधा रहे, बंदूक की गोली से उसे उड़ा सके, तोप के गोले उस पे दागे जा सके। तो थोड़ी सी दूरी पर जो भारतीय लोग रहते थे वो ब्लैक टाउन कहलाया। और वहां पर कौन से लोग रहते थे, बुनकर, जो कुछ ना कुछ बनाते थे, ठीक है, वो लोग। कारीगर लोग रहते थे, बिचौलिए जो मतलब व्यापारिक मध्यस्थ का कार्य करते थे, और दुभाषिए जो अंग्रेजों की भाषा जाने और भारतीयों की और भाषाई मध्यस्थता का कार्य कर दे। तो इस तरह मद्रास की व्यवस्था थी। आगे देखते हैं कलकत्ता में नगर नियोजन। अब इसे समझते हैं हम कि कलकत्ता में नगर नियोजन कैसे हुआ। कलकत्ता लंबे समय तक औपनिवेशिक राजधानी रही थी, मतलब अंग्रेजों ने जब भारत पे शासन किया तो कहां से वो भारत का शासन चलता था, कलकत्ता से। तो लंबे समय तक अंग्रेजों के समय भारत की राजधानी क्या रही, कलकत्ता। अब भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली। तो कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था,
ध्यान रखना 1911 ईस्वी में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और फिर 1912 से कलकत्ता के स्थान पर राजधानी क्या बन गई? दिल्ली। समझ रहे हो, 11 में घोषणा हुई और 12 में फिर दिल्ली राजधानी बन गई। उससे पहले औपनिवेशिक काल में भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी। तो देखिए समझते हैं, आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से हुई। इसकी मुख्य वजह तो रक्षा उद्देश्यों से संबंधित थी। नगरों को इतना व्यवस्थित क्यों बनाते थे? एक किला है जिसमें अंग्रेज रहेंगे, भारतीय लोग अलग रहेंगे, सुरक्षा के उद्देश्य से कि अंग्रेज विद्रोह के समय सुरक्षित रहे, ये मुख्य वजह होती थी नगर नियोजन की। इस तरह से नगरों का नियोजन अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था, नक्शे इस तरह से तैयार किए जाते थे नगरों के। देखिए, जोब चारनॉक नाम से एक व्यक्ति है अंग्रेज, और उसने ये कलकत्ता नगर बसाया था कुछ गांवों को मिलाकर और एक शहर बना दिया जिसका नाम था कलकत्ता। तो किसने? जोब चारनॉक ने लगभग इस समय के बीच 1690 से 1699 के बीच कलकत्ता नगर बसाया था। अंग्रेजों के द्वारा ये बसाया गया था कुछ गांवों को मिलाकर। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारियों के माल गोदाम, जो एक छोटा किला था, पर कब्जा कर लिया। देखिए, हमने पढ़ा था बंगाल के बारे में कि प्लासी का युद्ध इनके बीच हुआ था 1757 में, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। देखिए, जो अंग्रेज थे ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में भारत में जो व्यापार के नियम थे उनका पालन नहीं करते थे। इसलिए फिर बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच दुश्मनी बढ़ती गई। दुश्मनी के कारण क्या थे पहले ये समझते हैं, कि फिर इसको समझेंगे तो पहले दुश्मनी के कारण समझते हैं। हमले के क्या कारण थे कि बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला साहब हैं, इन्होंने अंग्रेजों पर हमला क्यों किया था वो समझते हैं। पहले अंग्रेज व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर सवाल उठाते थे। वो कहते थे कि बंगाल में केवल नवाब के कानून नहीं चलेंगे, हमारे अलग कानून होंगे और हम नवाब के कानून को नहीं मानेंगे। तो नवाब को गुस्सा आया, वो अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहता था। दूसरी बात करें कि कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाते थे। अंग्रेज अधिकारी जब बंगाल में व्यापार करते थे तो चुंगी कर या कस्टम ड्यूटी या व्यापारिक कर जो बंगाल के नवाब के द्वारा लगाया जाता था वो नहीं चुकाते थे, चोरी करते थे उस कर में। तो ये भी एक बड़ी वजह थी नवाब और अंग्रेजों के बीच शत्रुता की। आगे बात करें, नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों को नहीं मानते थे। जो व्यापार के नियम थे नवाब ने बना रखे थे उनको अंग्रेज नहीं मानते थे। तो इन सब से नवाब नाराज था और नवाब दिखा देना चाहता था अपनी ताकत अंग्रेजों को। तो अगला है कि नवाब अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था अंग्रेजों को। तो ये तो कारण थे, शत्रुता पैदा हो गई अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजों ने बंगाल में जो अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की थी उसके चारों तरफ एक छोटा सा किला बना रखा था। नवाब ने उस किले पर हमला कर दिया कब? 1756 में, और अंग्रेजों पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारिक माल गोदाम जो एक छोटा सा किला था उस पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को हरा दिया था। बाद में फिर इनके बीच एक बड़ा युद्ध हुआ। वो कौन सा था? 1757 में प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने छल कपट के द्वारा नवाब को हरा दिया और फिर लगभग बंगाल पे पूरी तरह से अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन शुरू हो गया। अब समझते हैं आगे की बातें कि अब अंग्रेजों ने जब देखा कि बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों के किले पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को हरा दिया, अंग्रेजों को लगा कि मजबूत किले बनाने चाहिए हमें, जिस पर अगर कोई शत्रु आक्रमण करे तो वो उसे जीत ना सके। तो देखिए, अंग्रेज ऐसा नया किला बनाना चाहते थे जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके। अब बंगाल में एक तरह से उन्हीं का शासन है तो वो किले बना सकते हैं, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। अब देखिए, सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बनाया गया था। 3 गांव थे, अभी बात की थी ना, जोब चारनॉक ने कलकत्ता शहर बसाया था। कुछ गांवों को मिलाकर वो कौन कौन से गांव थे? सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया था अंग्रेज अधिकारी जोब चारनॉक ने। आगे देखते हैं, यहां पर फिर उन्होंने एक बहुत ही मजबूत किला बनाया कलकत्ता में, जिस पर शत्रु आक्रमण करे तो आसानी से जीत ना सके। तो कलकत्ता में जो किला बनाया वो कौन सा था? फोर्ट विलियम। देखिए, फोर्ट विलियम किला बनाया गया और इसके इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई। समझ रहे हो खाली क्यों?
फोर्ट विलियम किला बनाया, एक बहुत ही मजबूत, और उसके चारों तरफ बहुत सारा क्षेत्र खाली था ताकि अगर दुश्मन आक्रमण करे तो दूर से ही दिख जाए और बंदूक और तोपों से निशाना लगा के उसे उड़ा दिया जाए, उसे मार दिया जाए। इसलिए ये खाली जगह भी सुरक्षा की दृष्टि से छोड़ी जाती थी। किले की मजबूती प्रदान करने के लिए ये खाली जगह काम आती थी। आगे बात करें, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। यह इमारत अंग्रेजों की सत्ता की प्रतीक थी। ठीक है, ध्यान रखना कि गवर्नमेंट हाउस कहां है, कलकत्ता में। किसने बनवाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। यहीं से ये गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली पूरे बंगाल का शासन चलाते थे। भारत का जो भी क्षेत्र इनके कब्जे में था वो शासन, मतलब ये एक मुख्य ऑफिस है गवर्नर जनरल का, जिसका क्या नाम है? गवर्नमेंट हाउस। अगले चित्र में आप देखोगे कि कैसा था ये गवर्नमेंट हाउस। तो ये देखिए, आपकी पुस्तक से ही ये चित्र लिया गया है। ये गवर्नमेंट हाउस है जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में बनवाया गया था। और देखिए इसके चारों तरफ कितना ये क्षेत्र खाली है। भारतीय लोग पैदल जा रहे हैं और इसके चारों तरफ देखो कितना ये क्षेत्र खाली है। अगर कोई हमलावर यहां जाता है तो दूर से ही बंदूक और तोप से उन्हें उड़ा दिया जाए। तो इस तरह भारतीय लोगों को अंग्रेजी दफ्तर और ऑफिसों से थोड़ी दूर रखा जाता था, खाली जगह बीच में छोड़ी जाती थी। रक्षा उद्देश्य होता था कि सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता था। और साथ ही ये भी कि वो उनको लगता था कि भारतीय लोग सफाई से नहीं रहते, उनमें बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और वो बीमारियां अंग्रेजों तक ना पहुंचे, इसलिए भी ऐसा किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। शहर में बीमारियों न फैले इसलिए पूरे शहर के नगर नियोजन का काम शुरू किया गया। समझे इसको भी, ये क्या है कि नगरों में सघन जनसंख्या होती थी। जो ब्लैक टाउन होता था, भारतीयों की बस्ती होती थी, वो सघन रूप से बसी हुई होती थी। कच्ची झोपड़ियां बहुत ज़्यादा होती थी, इसलिए उन क्षेत्रों में बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल जाती थी। और बीमारियां जब भारतीयों में फैलती थी, अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है फैलती रहे, लेकिन अंग्रेजों को यह डर था कि कहीं इस बीमारी का असर हम तक भी नहीं पहुंच जाए, हम भी इस बीमारी की चपेट में आ जाए, महामारी की चपेट में आ जाए, या ये बीमारी सेना में ना फैल जाए। सेना में तो भारतीय सैनिक भी है, उनमें ना फैल जाए, इसलिए ये बीमारियां नहीं फैलनी चाहिए। इसके लिए इन नगरों को ठीक प्रकार से बसाओ, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करो, घर दूर दूर बसे हों, और जो कच्ची बस्तियां हैं वो नगर से बाहर होनी चाहिए किसी दूसरी जगह पर। ऐसी व्यवस्था करने के लिए नगरों का नियोजन शुरू किया गया। अब देखिए, लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनाया जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। एक सुंदर शहर, साफ सुथरा और जिसमें खाली जगह भी बहुत हो, ऐसे शहर का नक्शा बनाया गया कलकत्ता के लिए। यह नक्शा किसने बनाया था? देखिए, लॉटरी कमेटी। अंग्रेज नहीं इस पर पैसा खर्च करना चाहते थे, नगर नियोजन पर अपना पैसा बहुत ज्यादा नहीं खर्च करना चाहते थे अंग्रेज। तो लॉटरी कमेटी क्या होती थी? लॉटरी कमेटी वो होती थी कि ये लॉटरी बेचकर पैसा कमाती थी जनता से, और उस पैसे को फिर नगर नियोजन में इन्वेस्ट किया जाता था। तो आगे देखिए, कच्ची बस्तियों को हटाया गया। कच्ची बस्तियों पर यह आरोप लगा कि यहीं से बीमारियां फैलती है। अब देखिए, गरीब लोगों को हटाने का एक और बहाना मिला कि ये स्वच्छ नहीं रहते, यहां पर स्वस्थ लोग नहीं रहते, इसलिए इनको हटाओ और यहां पर अच्छे से दूसरी बस्ती बसाई जाएगी, तुम जाके कहीं शहर के दूसरी तरफ रहो। तो देखिए, कच्ची बस्तियों को हटाया गया। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर यानी शहर के गरीब लोगों को एक बार फिर शहर के बाहरी इलाकों में धकेल दिया गया। एक बार फिर, समझे इसका मतलब? हमने बात की थी ना कि पहले जब किले बनाए गए थे, फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में बना, तो इसके चारों तरफ भारतीय बस्तियां होती थी। बाद में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को महसूस हुआ, बाद में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को महसूस हुआ कि ये जो किले के चारों तरफ भारतीय लोग रहते हैं, इनको यहाँ से हटाओ और किले के चारों तरफ बहुत सारी खाली जमीन रखो। सुरक्षा के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। तो तब भारतीयों को हटाया गया इस जगह से, कच्ची बस्तियों को हटाया गया। और अब दोबारा से कि ये कच्ची बस्तियों से बीमारी फैलती है, इसलिए दोबारा से इन लोगों को शहर से बाहर धकेल दिया गया, नगर नियोजन करने के लिए, सुंदर नगर दिखाने के लिए। कारण क्या थे इनके कि इनको शहर से बाहर क्यों धकेला जा रहा था? क्या कारण बताए अंग्रेजों ने? तो देखिए, 1817 में हैजे की महामारी फैल गई थी।
कलकत्ता शहर में बहुत ज़्यादा हैजे की महामारी फैल गई थी, हैजा बीमारी फैल गई थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये हैजा यहीं से फैल रहा है, यहीं से शुरू हुआ था, तो क्यों ना इस जगह को साफ कर दिया जाए। ठीक है, जैसे आगे बात करें कि 1896 में प्लेग महामारी ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया था। तो फिर वही बात आई कि ये कच्ची बस्तियों से फैल रही है, जनसंख्या इतनी सघन है, इतने पास पास घर हैं कि सूर्य की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंचती है। तो इस तरह से इनको साफ करने का बहाना मिल गया। आगे बात करें कि कच्ची झोपड़ियों में बार बार आग लगती रहती थी, आग लगने के कारण बार बार बुझाना पड़ता था, फिर आग फैल जाती थी। तो इसलिए इन कच्ची झोपड़ियों को हटाओ और ये नियम भी बना दिया कि कलकत्ता शहर के अंदर कोई भी कच्ची झोपड़ी नहीं होगी, कच्ची झोपड़ी शहर के बाहरी क्षेत्रों में बना सकते हैं। तो ये कारण बताए अंग्रेजों ने इनको यहाँ से हटाने के लिए, गरीब लोगों को शहर के बाहर धकेलने के लिए। आगे समझते हैं और कुछ। 19वीं शताब्दी आते आते शहर में सरकारी दखलंदाजी और ज्यादा सख्त हो चुकी थी। अभी तक तो ये सब जिम्मा अंग्रेजों ने लॉटरी कमेटी को दे रखा था, अंग्रेज उनको निर्देश देते थे और वो काम करते थे। अब धीरे धीरे सारा काम सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और ये सरकारी हस्तक्षेप और ज्यादा बढ़ता गया। वित्त पोषण सहित नगर नियोजन के सारे आयामों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और फिर स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के नए विभेद के सहारे झुग्गी झोपड़ियों को तेजी से हटाया जाने लगा। मतलब ये एक विभेद कर दिया कि अंग्रेज बस्तियां तो स्वास्थ्य कर है और भारतीय बस्तियां अस्वास्थ्य कर है, गरीबों की बस्तियां अस्वास्थ्य कर है। ये एक विभेद किया और इस विभेद के सहारे सारी झुग्गी झोपड़ियों को हटा दिया और शहर के बाहर उनको धकेल दिया गया था। ठीक है बच्चों, तो ये हमने समझा कलकत्ता के थोड़े नगर नियोजन के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कक्षा पसंद आई होगी। अगली कक्षा में फिर से अपन मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।